अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 24 में। इस लेक्चर का टाइटल सेम है जैसे कि पिछले लेक्चर का था, सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 128 से लेकर टॉपिक नंबर 134 से है। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हैंडआउट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर को दिए जाएंगे। इस लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें 128 पे है सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, 129 है फंक्शनलिस्ट, 130 है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पार्ट 1, 131 है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पार्ट 2, 132 पे है इंटरेक्शनल थ्योरीज ना, 133 पे है इफेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग ऑन इंडिविजुअल, 134 पे है बिहेवियर, टीचर्स बिहेवियर इनसाइड क्लासरूम। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। 128 है हमारा सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है सोशलॉजिकल फाउंडेशन का कि फंक्शनल्स एक फंक्शनलिस्ट थ्योरी है और ईमेल दरखम की थ्योरी है। आज वन बाय वन को देखते हैं। फंक्शनल थ्योरी स्ट्रेस करती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल सिस्टम, यानी कि सोशल सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो आपस से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं और ये पार्ट जो है वो एक दूसरे के अंदर कितने इंटीग्रेटेड हुए हैं। यानी कि जो फंक्शनल करते हैं स्कूल जो सिस्टम है, स्कूल कौन स्कूल बनाता है, करिकुलम कौन डिसाइड करता है, टीचर को कैसे हायरिंग किया जाता है, टीचर किस तरीके से पढ़ाता है, ये पूरा सोशल सिस्टम जो काम करता है ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है और कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है और इसके क्या समरात निकल के आते हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम अगर अच्छा होगा तो ही एक अच्छा टीचर निकल के आएगा एंड देन एक अच्छा स्कूल डेवलप होगा और स्कूल से जो स्टूडेंट पढ़ के निकलेंगे वो अच्छे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है फंक्शनल थ्योरी में आती हैं। इसमें मेन वर्क जो है वो टीचर को हायरिंग करना, टेक्स्ट बुक लिखना, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा क्या होना चाहिए, इवन के जो बुक्स के ऊपर जो ग्राफिक्स होती हैं, जो पिक्चर्स और जो इलिस्ट्रेशन बनी हुई होती हैं वो एज़ पर चाइल्ड स्टैंडर्ड हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर पूरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अंदर आती हैं। एमिल दरकम इमेल दरखेम ने जो है वो अपनी एक एजुकेशनल थ्योरी दी है। एजुकेशन इज आल सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग मॉरल यूनिटी सोशल कोहेजन एंड हार्मनी। मॉरल वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। इमेल दरखेम ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर एक बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये मदद करता है इखलाकी तौर पर एक इखलाकी सोसाइटी बनाने में जिनके इखलाक अच्छे हों, सोसाइटी को यूनाइट करने में, सोशली कोहिजन कोहिजन क्या होता है कि पीपल मस्ट यूनाइट एंड वर्क हार्ड टुगेदर टू मेक अ गुड सोसाइटी। यानी कि लोग जो है एक साथ रहें, मिलजुल के काम करें, सारी चीज़ों में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ खींचें ना कि एक दूसरे की टांग खींचें, आगे बढ़ें। इन सारी चीज़ों को जो है कोहेजन के अंदर आती है। हार्मोनी क्या होता है? हार्मोनी यूजुअली डिफाइंड एज ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमारी इंसान की जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि एक इंटरनेशनल वैल्यू है कि सच बोलना जो है वो एक अच्छी बात है। हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना गुनाह है और सच बोलना जो है वो हर मज़हब सिखाता है। दुनिया में आप किसी भी कोने में चले जाएँ, सच बोलने को अच्छा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ बोले नहीं भई हम तो सच नहीं बोलते, सच बोलना तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होता। रेफरिंग टू कंपैटिबिलिटी एंड अकॉर्डिंग फीलिंग्स, एक्शन, रिलेशनशिप, ओपिनियन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हार्मोनी के अंदर आती हैं। फंक्शनिस्ट को देखते हैं डिटेल के अंदर। फंक्शनलिस्ट जो है उनकी थ्योरी क्या थी, वो क्या कहते थे, क्या सोचते थे। फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो हमने पढ़ा है तो स्कूल ऑफ थॉट में फंक्शनलिस्ट हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े थे, मुख्तलिफ किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरीके से एक फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स है, उनका क्या नज़रिया है, क्या उनके ख्यालात हैं, उनके बारे में इस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है। Assume that consensus is the normal state of society and conflict represent a breakdown of share value. कंसेंसस क्या होता है? डिफरेंस ओपिनियन इज गुड एंड नॉर्मल इन सोसाइटी। यानी कि मैं अगर आपसे एक बात कहता हूँ, मैं कोई बात लेक्चर के दौरान कह देता हूँ, तो हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको मेरी बात पसंद ना आए, आपका डिफरेंस कुछ और हो, आपका ओपिनियन उसके ऊपर कुछ और हो। तो ये एक अच्छी बात है। वो कंसेंसस बिल्ड होता है कि आप किसी चीज़ पे मेरा नज़रिया अलग है, आपका नज़रिया अलग है, ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन सोसाइटी में बिगाड़ कब आता है, सोसाइटी कब ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारी वैल्यूज़ कब ख़राब हो जाती है, जब है हम एक चीज़ ज़िद पे अड़ जाते हैं, हम एक अना पे अड़ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट और कंसेंसस होना अच्छी बात है लेकिन एक हद तक, लेकिन अपनी ज़िद पे अड़ जाना, अना पे आ जाना और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, ये चीज़ गलत है। Education reform is to create structure, program, and curricula that are technically advanced, rational, and encourage the social unity. यानी कि पॉलिसी मेकर्स को ये बातें सोचनी चाहिए कि जब वो टेक्स्ट बुक बना रहे हों या करिकुलम बना रहे हों तो उनको
एक चीज़ का मेन फोकस होना चाहिए कि आजकल की सेंचुरी में जो है वो स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम स्टूडेंट्स को जो है करिकुलम के ज़रिए, स्कूल्स के ज़रिए वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में आगे जाके वैल्यू ऐड करे, ना सिर्फ उनकी लाइफ में बल्कि दूसरे लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे। जैसे कि इसमें मेन स्किल्स कौन सी होती है? कंप्रोमाइजिंग स्किल्स, यानी कि उनके अंदर इतनी बर्दाश्त है, वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर किसी सिचुएशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो वो कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो लड़ने पे आमादा हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए। 3 मेन स्किल्स हैं, ये हमारे स्कूल्स, हमारे करिकुलम, पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इन चीज़ों पे ख़ास तवज्जो दें ताकि स्टूडेंट ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकें बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी पे भी एक अच्छा असर डाल सकें। एक बर्दाश्त, एक टॉलरेंस का माशरा हो सके, जो कि आज अदम बर्दाश्त की वजह से हमारी सोसाइटी के कितने मसले मसाइल हैं, आप देख सकते हैं। नंबर थर्ड पे 130 टॉपिक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज का पार्ट 1 है। आइए देखते हैं। सोशल इज ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ डोमिनेंट ग्रुप इम्पोजिंग देयर विल ऑन सबऑर्डिनेट ग्रुप थ्रू फोर्स, कोऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन। आज हमारी सोसाइटी में सोशली क्या हो गया है कि एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है। जैसे कि कोई पावर में है या कोई अमीर है या कोई किसी अच्छी जगह पे जॉब करता है, उसकी कुछ इन्फ्लुएंसिंग है, तो वो क्या करता है, उसके नीचे जो आने वाले लोग हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको दबा देता है। आप हमारे वर्क प्लेस देख लें, हमारे स्कूल्स देख लें, हैरेसमेंट देख लें, वुमेन इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैरेसमेंट देख लें, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आजकल हमारी सोसाइटी में। उसका मेन रीज़न क्या है कि एबिलिटी ऑफ डोमिनेंट ग्रुप जो है, जो एक अच्छी पोस्ट पे है या किसी अच्छी फोर्स में है या किसी ऐसी चीज़ों में, तमाम लोग बुरे नहीं होते, लेकिन जो लोग पावर में हैं वो आप आए दिन देख रहे होते हैं कि लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब हमारी सोसाइटी ऐसी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर चली गई। अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके पास पावर है, आपके पास सिफारिश है, पर्ची कल्चर है, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेरिट बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? जो बेचारा गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। एजुकेशन जो है, स्कूल्स जो हैं, वो एजुकेशन जो है उसको, एजुकेशन का मेन कोर जो है वो इस परसेप्शन को चेंज करना है। द ग्लू ऑफ द सोसाइटी इज इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड मिलिट्री पावर। जब आप स्टूडेंट जो हैं, आप अपने आप को ही देख लें, मैं अपने आप को देख लूँ कि हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिकली अच्छे लोगों से दोस्ती रखने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस पे करते हैं। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह और होते हैं, वहाँ आवाम का जम में गफ़ीर आया हुआ होता है। लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं उनसे दोस्ती हो जाए या उनके साथ हम उठने बैठने शुरू करते हैं ताकि हमारे कुछ काम निकल जाए। हमारी सोच ये नहीं है कि हम अपनी मेहनत पे, मेरिट की बेस पे हम काम करें, वरना आप अगर इधर उधर देखें, हमें मिसालें मिलती हैं कि लोग मेरिट की बेस पर क्या कुछ नहीं कर जाते। आप मेहनत करें, मेहनत करने वालों का अल्लाह पाक भी साथ देते हैं, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आइडियोलॉजिकल एस्टिमेट, इनइक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आर इनवाइटेबल आउटकम ऑफ बायोलॉजिकल और हिस्ट्री। देखिए, हमारी आइडियोलॉजी ये बन गई है कि अगर हमारे पास किसी की सिफारिश होगी तो हम जॉब हासिल कर सकते हैं, हमारे पास कुछ होगा, कोई सिफ़ारिश होगी, किसी पावर वाले बंदे का पीछे हाथ होगा तो हम कोई चीज़ें कर सकते हैं। हम अपनी वो मेहनत से कोई चीज़ नहीं कर सकते। हमारी सोच ये बन गई है कि भई हम जो हैं, ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो है वो तकदीर में होती है, किस्मत में ही ऐसा लिखा था, इस वजह से ऐसे हो गया। बल्कि ऐसा नहीं होता। हम अपने आप से, आपने सच बोलना है। आपने देखना है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फ़िश तो नहीं हो गया। आप दूसरे की कामयाबी हमसे हज़म नहीं होती, इवन कि हम अपने रिश्तेदार की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम मिल-जुल कर एक साथ काम करें, अगर मेरा एक रिलेटिव जो है वो एक अच्छी जॉब पर है, उसकी एक स्किल अच्छी है, जैसे एक मिसाल ले लें कि एक मेरा रिलेटिव फ्रीलांसिंग करता है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, तो मैं उसके साथ जाके बैठूँ और उसको भी चाहिए वो मुझे सिखाए। अगर मैं फ्रीलांसिंग करके एक अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझे चाहिए मैं दूसरों को सिखाऊँ। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं दू किस तरीके से मैं इस प्रोसेस से गुज़र के अच्छी एजुकेशन मैंने हासिल की है, हम दूसरों की हेल्प करें, इस तरीके से क्या होगा, एक अच्छा माशरा वजूद में आएगा और हम सब मिल के तरक्की करेंगे। Whereas functionalist emphasizes cohesion, conflict theory emphasizes in struggle in explaining social order. फंक्शनलिस्ट जो हैं, इनका मेन मकसद क्या है? कोहेज़न को प्रमोट करते हैं। कोहेज़न जो है वो तमाम लोगों को जोड़ के रखती है। कोहेज़न का मतलब ये होता है कि अगर आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, वो लंच रूम में एक साथ बैठे हुए हों, आप सब एक साथ पार्टी के लिए जाते हैं, एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, एक साथ टीम वर्क करते हैं, एक साथ कामयाब होते हैं। देखें, अगर आप एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोग मिल के काम करते हैं तो ही कामयाबी होती है। अकेले बंदा कोई कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन और कोहेज़न, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यूनिटी होना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ कॉन्फ्लिक्ट होना भी अच्छी बात है। क्लासरूम के अंदर देखें, बाज़ औक़ात ऐसे काम होते हैं कि हम बोलते हैं यार इस बंदे ने कर लिया ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये कॉम्पिटिशन और ये सारी चीज़ें तो आप करते हैं, ये होना अच्छी बात है, लेकिन एक ज़िद पे अड़ जाना, अना पे अड़ जाना, लड़ाई, झगड़ा, मार-कुटाई तक चले जाना, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कार्ल मैक्स इज़ द इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़। कार्ल मैक्स जो हैं वो फाउंडर हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ के, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हू इज़ द फाउंडर ऑफ
कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो कार्ल मैक्स जो है वो, इसको आप अंडरलाइन हम कर देते हैं ताकि आप ये हैंडआउट्स लें तो आपको पता चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पार्ट टू हम डिस्कस कर लेते हैं। द अचीवमेंट आइडियोलॉजी ऑफ स्कूल डिस्गाइज द रियल पावर स्ट्रगल, द पावर स्ट्रगल ऑफ लार्ज सोसाइटी। अगर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर एक स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसने बहुत अच्छी सीजीपीए ले ली और बहुत अच्छे ग्रेड बना लिए और सारी चीज़ें कर ली, तो ये गुड ग्रेड जो है, ये सारी चीज़ें ये गारंटी नहीं करते कि उसको जॉब मिल जाएगी। आप कितने देखते हैं कि जिनकी सीजीपीए जो है 4.0 है, लेकिन वो बहुत अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर पाते या बहुत अच्छी सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो आप देखें, आपको प्रोफेशनल लाइफ प्लस एजुकेशनल लाइफ दोनों को साथ लेके चलना है। असल अचीवमेंट आपकी क्या है कि आपके पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उसको आप प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने रट्टू तोते बन गए, आपने रट्टा मार लिया, और अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करता है रट्टू तोतों को। ये जो लोग रट्टा मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो एक अच्छा ग्रेड तो सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, जो स्किल्स आपने सीखनी है, जो अचीवमेंट आपकी है, जो नॉलेज आपके पास है, इसको कोशिश करना है आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जैसे जो लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, इंटर्नशिप आपको क्यों कराई जाती है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तो इंटर्नशिप का सिर्फ एक कोर्स है, आपने क्या करना है, खुद से कोशिश करनी है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं मिल रहा है, एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर्स है, या आपके किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का एक अच्छा बड़ा मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ चले जाएँ, देखिए काम क्या होता है, किस तरीके से मेडिसिन आती हैं, सप्लाई चेन कैसे वर्क करती है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, किस तरीके से चीज़ों को सेल किया जाता है, एक्सपायरी डेट की प्रॉब्लम्स आती हैं या उस बिज़नेस में क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, लोग रिटर्न करने आ जाते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, कौन से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है, कौन सी टैबलेट देनी है, कौन सी टैबलेट नहीं देनी, किस तरीके से काम करना है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ जाकर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। कल्चरल कैपिटल क्या होता है, पास्ट ऑन फैमिलीज एंड स्कूल, स्कूल पास्ट ऑन सोशल आइडेंटिटी एंड इधर हेल्प हिंडर लाइफ चांसेस। कल्चर कैपिटल के मुराद ये होता है कि आपका अपना कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है। हमारे जो पंजाब के अंदर जो लोग रहते हैं, हमारा जो अपना कल्चर चलते हुए आ रहा है, बुजुर्गों के सामने नहीं बोलना, कोई बड़ा आ जाए तो खड़े होकर उससे मिलना, अदब करना, एहतराम करना, ये सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वेस्ट का कल्चर आ रहा है। हम किसी से तमीज़ से बात नहीं करते, हमारे यहाँ वो शरई निज़ाम जो है हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। बाज़ लोग जो हैं वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, वेस्ट का सिस्टम हमारे यहाँ आता जा रहा है। और को एजुकेशन आप देख लें, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देख लें, स्कूल्स का माहौल देख लें, वहाँ पे जो है वो नशे की आदत लोगों को लग लग चुकी है। बहुत दूसरे मसले मसाइल हैं, आए दिन स्कैंडल्स, बुरी खबरें, ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं। एज़ अ पेरेंट आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजें, ना भेजें, जाके अच्छा इंसान बनकर आएगा या क्या चीज़ें हो जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है, आपने अपना कल्चर जो है वो पास ऑन करना है नेक्स्ट जनरेशन में, ताकि वो कामयाब हो सकें। हमारे कल्चर जो है वो कामयाब है, जभी तो हमारे में से इतने ज़्यादा लोग निकले हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, ना कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, बल्कि इंडिविजुअल लाइफ़ में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो ये गारंटी करता है कि हमारा कल्चर वेस्ट के कल्चर से बेस्ट है। ऐसा नहीं कि वेस्ट के कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अपनाएँ, ना कि, लेकिन आप अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ना छोड़ दें। जैसे आप बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, हमें बहुत ज़्यादा नपे-तुले अल्फाज़ में आपको एग्ज़ाम्पल्स देनी होती हैं। इंटरैक्शनल थ्योरी है। इंटरैक्शनल थ्योरी कौन सी होती है, ये मिक्सचर होता है फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। ऊपर हमने फंक्शनल थ्योरीज भी देख ली और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी देख ली। अब इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इंटरैक्शनल थ्योरी के अंदर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि टीचर के पास एक चॉइस हो जाती है कि वो फंक्शनल थ्योरी पूछे, कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी पूछे, तो वो क्या करता है, इंटरैक्शनल थ्योरी पूछ लेता है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट याद होंगे तो भाई स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से लिख देगा। It is exactly what one does not question that is most problematically at deep level, how students are labeled gifted और learn disabled। अब टीचर क्या करते हैं, टीचर जो है एक स्टूडेंट को बोल देते हैं कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। जब आप इस तरीके के कमेंट देते हैं और उसी जगह एक और टीचर क्या करता है, वो एक स्टूडेंट को ये कमेंट देता है कि भाई तुम बहुत वीक हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो डम्ब हो, तुम्हें तो कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती। मैं समझा समझा के तुम्हें थक गया, पढ़ा पढ़ा के थक गई, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके के टीचर स्टूडेंट्स को लेवल करना, वो उनकी साइकोलॉजिकली बहुत हिट होते हैं। एक बच्चा जो जिसको गुड और स्मार्ट बोल दिया वो तो वेल एंड गुड और फाइन है, वो तो प्रमोट हो गया, मोटिवेट हो गया, वो काम करेगा। लेकिन जिसको आपने वीक एंड डम बोल दिया, वो तो बोलेगा छोड़ो यार, मैं तो हुई वीक और डम, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो टीचर आपने लेबल नहीं करना है स्टूडेंट को। ये लेबलिंग जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। और जब बच्चा नर्सरी या किंडरगार्टन में आता है, जभी से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं।
स्पीच पैटर्न रिफ्लेक्ट सोशल क्लास बैकग्राउंड स्कूल द मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन डिसएडवांटेज वर्किंग क्लास चिल्ड्रन। हम क्या करते हैं कि बच्चे का जो बोलने का तरीका है उसके ऊपर भी उसको जज करना शुरू कर देते हैं। अगर एक पंजाबी बैकग्राउंड से आया है तो उसका उर्दू का एक्सेंट कुछ और होगा, और एक अगर बहुत पढ़े लिखे एलीट क्लास से आ रहा है, उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो एक अच्छी अपर क्लास से आ रहा है, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसको टीचर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे। यानी कि एक बच्चे के स्पीच पैटर्न से भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो बच्चा कैसा है और कैसा नहीं है, उसको लेबल करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को नहीं करना, इससे कॉन्फ्लिक्ट रेज़ होते हैं और फंक्शनल डिसेबिलिटी आती है। इसी वजह से इंटरेक्शनल थ्योरी को दोनों का मिक्सचर कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का भी और फंक्शनलिस्ट थ्योरी का भी। इफेक्ट ऑफ स्कूलिंग ऑन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर स्कूलिंग का क्या इफेक्ट आ रहा है उसको देखते हैं। स्कूलिंग शुड हैव थ्री इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। स्कूलिंग के जो है वो तीन इफेक्ट होते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। नंबर वन पे है नॉलेज, नंबर टू एटीट्यूड, थ्री जो है एम्प्लॉयमेंट। स्कूलिंग जो है, स्कूल में आप पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, उसका आपको नॉलेज मिलता है, उससे आपका एटीट्यूड शेप होता है। एक मैकेनिक की दुकान पे काम करने वाला बच्चा और एक बच्चा जो कि एक स्कूल में जाके पढ़ रहा है, उसके एटीट्यूड में, उस मैकेनिक के एटीट्यूड में यकीनन फ़र्क होगा। उठने बैठने में, पहनने में, हर चीज़ में फ़र्क होगा। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक अच्छी तालीम हासिल करते हैं तो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाती है, एक अच्छी नौकरी। अगर आप ये तीनों चेंजिंग आपके अंदर नहीं आ रही हैं और आपने एजुकेशन हासिल की है, तो आप यकीन माने आपने वो एजुकेशन हासिल नहीं की, या फिर आपने दिल से एजुकेशन हासिल नहीं की, या आपने रट्टे मारे हैं, या तो आपने नकल की है। वरना एक एजुकेशन हासिल करने के बाद ये तीनों स्किल्स एंड कैपेबिलिटी आपको ज़रूर हासिल हो जाती हैं। एजुकेशन एंड मोबिलिटी द सिविल रिलीजन एजुकेशन अमाउंट भी जरूर। एजुकेशन एंड मोबिलिटी क्या मतलब है? एजुकेशन आपको जो है वो मोबिलाइज करने में हेल्प करती है, आप अपने करियर में अपवर्ड करने के मूव करती है, आपकी लाइफ इंप्रूव होती है, आपको अच्छी जॉब्स मिलती है, सारी चीज़ों में जो है इंप्रूवमेंट आपके अंदर आती है। एजुकेशन अमाउंट विज रूट, आप कौन सा रूट इख्तियार करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या आप सिर्फ टीचर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि टीचर ने आपको होमवर्क दिया, आप घर गए, आपने काम किया, आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो आपने क्या किया, उसको छोड़ दिया कि भाई टीचर बताएगा तो मैं कर लूँगा। आपको खुद हार्ड वर्क करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेशक आप अच्छे ग्रेड नहीं ले पाएंगे, गलती करेंगे, लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी, हार्ड वर्किंग स्किल आ जाएगी, प्रैक्टिसिंग स्किल आ जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, कल जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि कोई आपको सिखाएगा तो बताएगा। जो टीचर के ऊपर स्कूल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ में डिपेंड करते हैं, वो वर्क लाइफ में भी जाके दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई इतना गाइड नहीं करता आपको। फॉर द मिडिल क्लास एजुकेशन में बी लिंक टू मोबिलिटी, बट द रिच एंड द पुअर इट में बी वेरी लिटिल टू डू विद इट। एजुकेशनल पॉलिसी मेकर जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि मिडिल क्लास के लिए जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, वो बंदा उस चीज़ में जा ही नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ आप जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन कि नर्सरी क्लास की फ़ीस जो है वो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल, एक सेम करिकुलम होना चाहिए और सेम चीज़ों के ऊपर पढ़ाना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए हर किसी के लिए। इनसाइड द स्कूल, स्कूल फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट ऑफ स्कूल्स एंड साइज। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि बड़े बड़े स्कूल बना दिए जाते हैं, एक क्लास में खचाखच 100 150 बच्चे भर दिए जाते हैं। अब एक टीचर बेचारा वो 100 बच्चों पर कैसे तवज्जो देगा, मुमकिन ही नहीं है। तो स्कूल का साइज जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एजुकेशनल क्लास के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। करिकुलम एक्सप्रेस कल्चर, यानी कि करिकुलम जो है हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे अपने कल्चर को प्रमोट करे, हमारे कल्चर की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करे। ऐसा नहीं कि वेस्ट का कल्चर बिल्कुल प्रमोट ना करे, लेकिन अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने कल्चर की चीज़ें बताएँ ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके। हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो पास हो सके, हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो करिकुलम, ना कि वेस्ट के ऊपर बेस्ड हो। और आप देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कैम्ब्रिज और ये सारे सिस्टम वगैरह जो है इनको पढ़ाया जाता है। ट्रैकिंग इन पब्लिक स्कूल, रेयरली इन प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल जो है वो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्जी का जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, या जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वहाँ जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ाया जाए आपको वही पढ़ना पड़ता है, आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। टीचर बिहेवियर इनसाइड क्लासरूम, टीचर का बिहेवियर क्लासरूम के अंदर कैसा होना चाहिए? टीचर हैज़ 1000 इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट ईच डे। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टीचर जो एक स्कूल के अंदर पढ़ाता है वो हज़ारों किस्म के कॉन्टैक्ट होते हैं उसके स्टूडेंट के साथ। मुख्तलिफ स्टूडेंट सवाल करते हैं, देखना, बॉडी लैंग्वेज, बात करना। टीचर जो है एक आइडियल होता है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और उससे सीखते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस ऑफ टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट बेस्ड ऑन व्हाट। अब टीचर जो है मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं स्टूडेंट्स के कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा, और ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो जब एक टीचर ये एक्सपेक्टेशन बना लेता है कि एक स्टूडेंट से 100% एफर्ट आने की तवक्को है और एक स्टूडेंट से जो है उसको वीक और डम उसने लेबल किया हुआ है और उससे उसको एक्सपेक्ट ही नहीं है वो अच्छा काम कर दे, तो वो उसके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करेगा। वो उसके ऊपर तो ज़रूर मेहनत करेगा जिससे वो एक्सपेक्ट करता है अच्छा है। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और एज अ टीचर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से अदा नहीं कर रहे होंगे।
टीचर एट गिवन टाइम परफॉर्म मल्टीपल रोल। एक टीचर जो है वो एक वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा रोल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। वो इंस्ट्रक्टर भी है, डिसिप्लिनेरियन भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, एम्प्लॉयर भी है, फ्रेंड भी है, कॉन्फिडेंट है, एजुकेटर भी है। और इस इन सारी चीज़ों रोल्स एक वक्त पे अदा करते हुए, मल्टीटास्किंग करते हुए टीचर क्या होता है, स्ट्रेस में चले जाता है, वो रोल स्ट्रेन के ऊपर आ जाता है। लेकिन टीचर को जो है एक आना रोल्स को एक साथ कैसे अदा कर सकता है। टीचर की एबिलिटी, अगर एक स्टूडेंट जो है वो बीमार है या उसके साथ कोई मसला हो गया है, तो उसके एग्जाम से तो ऐसे नहीं टीचर बोले भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं इसकी नर्स थोड़ी हूँ जो मैं इसका ख्याल करूँ। लेकिन आपको ये रोल अदा करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द रोल मॉडल। और आपने टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया है, तो ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है। आपने हेल्प करनी है। आपको जो दर्जा दिया गया है, उस वालदेन का दर्जा आपको अल्लाह पाक ने इस्लाम ने अदा किया है, तो इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है और पूरी ईमानदारी के साथ अदा करनी है। Student pupil give an alienation. Student in vocational program are headed toward low status job, most likely to join in a rebellious subculture. स्टूडेंट्स को जो है वोकेशनल प्रोग्राम्स पे लिया जाता है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हेल्प करें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। उनसे वोकेशनल प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ज़्यादा लो स्टेटस के भी काम करवाए जाते हैं, जो कि एक मजदूर काम कर रहे होते हैं, वो काम भी करवाए जाते हैं ताकि उनको ज़िंदगी की हकीकत का पता चले, ज़िंदगी की तलखियों का पता चले। एवरेज 12 years old हैज़ सीन 18,000 टेलीविजन मर्डर्स। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक 12 साल का बच्चा जो है वो टेलीविज़न के ऊपर इतनी ज़्यादा ये बिल्कुल ही ऐसी चीज़ें देख लेता है जो कि उसको नहीं देखनी चाहिए, और उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल के आ रहे होते हैं। हम बहुत अजीबो-गरीब खबरें भी हमारी नज़रों से गुज़र जाती हैं कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल में और उसने किसी के साथ ये कर दिया या किसी को मार दिया। बड़े मसले-मसाइल जो हैं हमें खबरें सुनने को मिल रही होती हैं। उन पे पीछे कहीं न कहीं टेलीविज़न, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही होती हैं। 4 मेजर टाइप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कैरियरिस्टिक होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्ट्राइव्स होते हैं, अनकंसर्न्ड होते हैं। कैरियरिस्टिक कौन से स्टूडेंट होते हैं? जिनको कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट कौन से होते हैं? जिनकी थिंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमेशा थिंक करते रहते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से इंपॉर्टेंट लाएँ, एजुकेशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट लाएँ, ज़िंदगी में किस तरीके से कोई चीज़ अचीव करें। स्ट्रीवर्स कौन से स्टूडेंट होते हैं? स्ट्रगल वेरी हार्ड टू मेक गुड लाइफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर्स होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। और एक कोई एक अनकनेक्टेड स्टूडेंट भी होते हैं, उनको कोई मसला नहीं हो रहा, जो हो रहा है होने दें, उन्होंने नहीं पढ़ना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, बिल्कुल अनकंसर्न हो रहे होते हैं। तो आपने इन एज अ टीचर आपको ये सारे स्टूडेंट्स का इन 4 टाइप मेजर टाइप्स का पता होना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंगली आपके पास एक प्लान डिसाइडेड होना चाहिए कि किस स्टूडेंट को किस तरीके से आपने बेस्ट कैटेगरी के अंदर लेकर आना है। Schools are far more than collection of individual. They develop cultures, tradition, restraints and profoundly influence those in them. स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ एजुकेशन ही देता है, बल्कि वो कल्चर डेवलप करने में हेल्प देता है, ट्रेडिशन हमारी सकाफ़त को फ़रोग़ करने में हेल्प करता है, और वो एक इंसान की ज़िंदगी में जो है इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी, इनकम डिफरेंसेस बिकम वाइडर, द पाकिस्तानी सोसाइटी इज टर्निंग इनटू अ बायोपोलर सोसाइटी ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड ग्रेट पॉवर्टी एंड एवर श्रिंकिंग मिडिल क्लास। बदकिस्मती से हमारी जो इनकम डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो बहुत, हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और वो मोड़ तवील से तवील होता जा रहा है, वो मोड़ ख़त्म नहीं हो रहा। अल्लाह पाक हम पर रहम करे। बायोपोलर क्या मतलब? बायोपोलर एक डिसऑर्डर होता है, फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, और मैनिक डिप्रेशन कहलाता है। इज अ मेंटल इलनेस दैट केज अनयूजुअल शिफ्ट्स इन मूड, एनर्जी, एक्टिविटीज लेवल, कंसंट्रेशन एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे टास्क। बायोपोलर डिसऑर्डर ये होता है, इसकी वजह से जो है वो मूड डिसऑर्डर होता है, आपका मूड जो है चेंज हो जाता है, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। ये किस वजह से होता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, आप परेशान होते हैं, या आपके बच्चे को आप इतने पैसे नहीं दे सकते कि वो स्कूल में जाता है, जो उसके दोस्त ये चीज़ें खा रहे हैं, या जिस किस्म का लंच वो लाते हैं, जिस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं, जिस तरीके के गैजेट्स उनके पास हैं, जैसे शूज़ उनके हैं, जिस गाड़ी में वो आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनको नहीं दे सकते, तो बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाएं, तो इन चीज़ों को आपने बड़े जहन में रखना है कि ऐसा ना हो कि आप एक अच्छे काम के लिए उसको दाखिल करवा रहे हैं, उसका अच्छा सोच के, और आगे से वो डिप्रेस होकर कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है कि आप उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे। इनएडिक्वेट स्कूल्स होते हैं। फॉलोइंग थिंग जो है वो इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए जो है फॉलोइंग चीज़ों को जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले इंडेक्वेट स्कूल क्या होते हैं कि स्कूल्स की जो है इंस्पेक्शंस होती है, और उनको ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे कि बच्चे की ग्रेडिंग होती है, इसी तरीके से स्कूल की इंस्पेक्शन होके उनको ग्रेडिंग दी जाती है। अगर एक स्कूल को जो है वो ग्रेड 4 मिला है,
इंस्पेक्शन के दौरान, और ग्रेड 3 मिला है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये स्कूल जो है वो इनएडुकेट है। इस स्कूल को जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को वो अच्छा एजुकेशन दे सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर होता है तो हमें इतना वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देता। ट्रैकिंग होनी चाहिए स्कूलों की, क्या चल रहा है, क्या निज़ाम है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो जो ऑफिशियल्स हैं, जो मेन इदारे हैं, जो स्कूलों की रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको मुकम्मल ट्रैक करते रहना चाहिए। स्कूल को एज़ अ पेरेंट आपको ट्रैक करना चाहिए कि कैसी स्टूडेंट की एजुकेशन चल रही है, आपका बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ कैसा माहौल है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप बस बच्चे को स्कूल भेज दें और छोड़ दें। डिफेक्टो सेग्रीगेशन क्या होती है? अ सिचुएशन इन विच लेजिस्लेशन डिड नॉट ओवरले सेग्रीगेट स्टूडेंट बाय रेस बट नेवरदलेस स्कूल सेग्रीगेशन कंटिन्यूड। सेग्री डिफेक्टो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों को उनकी ज़ात के ऊपर, पावर बेस्ड ऊपर, के उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, किस तरीके की जॉब करते हैं, किस पोजीशंस पे हैं, उनकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को जो है वो सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इसको भी एलिमिनेट होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मेल को जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, फीमेल को फोकस नहीं किया जाता। टीचर फीमेल्स को इस तरीके से छोड़ देते हैं कि आपने क्या करना है, शादी करनी है, जाके झाड़ू पोछा ही तो करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या होता है कि स्टूडेंट, जो मेल स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो सॉरी ये लेक्चर लंबा हो गया, इसके अंदर नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर कवर, 5 टॉपिक कवर होते हैं हर लेक्चर के अंदर, इसके अंदर 7 लेक्चर कवर किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हवाले से, तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूँ। कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई सजेशन है या कोई सवाल है, तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईडीयू 101 के लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपसे सिर्फ हम ये चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्री हाइलाइटेड नोट्स हमसे हासिल कर सकें। बेल आइकन को दबा दें। फाइनल टर्म्स आने वाले हैं ताकि हम जब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव फाइल्स अपलोड करें वो आपको मिल जाएं और आप पेपर में अच्छी तैयारी कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।